कि इजराइल पर ईरानी अटैक के बाद अब पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़क सकता है। इजराइल ईरान पर अटैक की तैयारी कर रहा है। यह अटैक कब होगा, कैसे होगा, यह इजराइल तय करेगा। ईरान ने कल रात इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। एक साथ 180 मिसाइल इजराइल पर दाग दी। हालांकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की ज्यादातर मिसाइल्स को आसमान में ही बर्बाद कर दिया। 2-4 मिसाइल इजरायली जमीन तक पहुंची, लेकिन कोई खास नुकसान नहीं कर पाई। इजरायली आर्मी का दावा है कि ईरान के हमले में सिर्फ 2 लोग जख्मी हुए। एक शख्स की मौत हुई है। जो शख्स मारा गया वो भी इजरायली नहीं है, फिलिस्तीन का नागरिक था। इजराइल के पास में एडवांस इंफॉर्मेशन थी कि ईरान हमला करने वाला है, लेकिन ईरान का दावा है कि उसकी ज्यादातर मिसाइल्स ने टारगेट को हिट किया। इजराइल की 3 एयरबेस तबाह कर दिए। इजराइल ने कहा कि ईरान को जल्दी ही मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अमेरिका ने भी ईरान को गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है, लेकिन ईरान ने कहा कि अगर इजराइल ने गड़बड़ी की तो ईरान भी चूकेगा नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देगा। ईरान को आशंका है कि इजराइल की एयरफोर्स अमेरिका की मदद से उसकी ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बना सकती है। इसलिए ईरान ने धमकी दी है कि अगर उसकी रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो वो सऊदी अरब, कुवैत और यूएई के तेल के कुओं में आग लगा देगा। हर तरफ तबाही ही तबाही होगी। इसलिए अब आशंका जताई जा रही है कि मिडिल ईस्ट किसी वक्त वॉर जोन में तब्दील हो सकता है। अमेरिका और यूरोप तो इजराइल के साथ हैं, लेकिन रूस और चीन फिलहाल खामोश हैं। इन देशों का रुख क्या होगा? इजराइल अब क्या करेगा? इजराइल पर ईरानी अटैक के बाद अब लेबनान, सीरिया की तरफ से भी इजराइल को निशाना बनाने की कोशिश कैसे की जा रही है? और इन सारी बातों का भारत पर, हमारे मुल्क पर क्या असर होगा, इसकी चर्चा करेंगे आज की बात में। पहले आपको यह बता देता हूं कि इजराइल में अब तक क्या क्या हुआ, वहां हालात कैसे हैं। असल में ईरान ने कल रात करीब 10 बजे इजराइल पर मिसाइल्स की बौछार कर दी। ईरान की तरफ से एक साथ 181 मिसाइल्स इजराइल पर छोड़ी गई। इजराइल के आसमान में दिवाली जैसा नजारा दिखाई दिया। ईरान ने इस हमले को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया था। हमले के दौरान ईरान की फोर्सेज ने इजराइल पर सबसे पहले अपनी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स गदर और इमाद से हमला किया। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के एक्शन का भारत में भी विरोध हो रहा है। शिया समुदाय के लोग कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश और तेलंगाना तक इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज श्रीनगर और बड़गाम में शिया कम्युनिटी के लोगों ने इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इस मार्च में बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। प्रोटेस्टर्स ने कहा कि हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को मारकर इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब पूरी दुनिया के शिया मिलकर इसका बदला लेंगे। ये जो सैयद हसन नसरुल्लाह साहब शहीद हो गए, हमारे धर्म गुरु हैं, हम उसको बड़े आला मानते हैं अपने मजहब के हिसाब किताब से। वो जुल्म तशद्दुद के खिलाफ हमेशा हर हाल में खड़े रहे हैं। हम उसका साथ देने के लिए भरपूर निकले हैं। उसका चहरुम आज चल रहा है। अगर सैयद हसन नसरुल्लाह शहीद हो गया तो हम ता क़यामत उनका साथ नहीं छोड़ने वाले। हम वो कौम है, अगर एक सैयद नसरुल्लाह हमारे हाथ से गया तो लाखों इंशाल्लाह खुदा की मदद से पैदा करेंगे। हमारी वो कौम है जो डरने वाली नहीं है, मैदान छोड़ने वाली नहीं है। हम डट कर रहते हैं दुश्मन के खिलाफ। हमारा रोल मॉडल है करबला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। हमको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिखाया है सर देना है, सर झुकाना नहीं होता है। तो सर ये बताइए, आज ईरान ने भी इस्राइल पे हमले किए हैं। बहुत खुश हो रहे हैं हम। हमारा आका जो वहाँ पर मौजूद है, इंशाल्लाह ऊपर वाले की मदद से उनका नश्त कष्ट करेंगे। लखनऊ में भी मौलाना यासूब अब्बास की अगुवाई में शिया कम्युनिटी के लोगों ने इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकाला। लखनऊ के छोटे इमाम बाड़े से घंटा घर तक कैंडल मार्च किया गया। इधर दिल्ली में मौलाना कल्बे जब्बाद ने इजराइल के खिलाफ लंबी चौड़ी तकरीर की। आज प्रशांत किशोर ने औपचारिक रूप से पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट से नेता बनने का ऐलान किया। प्रशांत किशोर ने आज अपनी नई पार्टी लॉन्च कर दी।
पार्टी का नाम है जन सुराज पार्टी। इस मौके पर पटना के वेटरनरी ग्राउंड में प्रशांत किशोर ने बड़ा कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में पूरे बिहार से 50,000 से ज्यादा लोग जुटे। प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी न वामपंथी विचार वाली है न दक्षिणपंथी। वो सिर्फ इंसानियत की राह पर चलेंगे, बिहार को नंबर 1 राज्य बनाएंगे। उन्होंने कहा कि वो बिहारियों के सम्मान के लिए काम करेंगे। पार्टी के झंडे पर बापू और बाबा साहब दोनों की फोटो होगी। प्रशांत किशोर ने कहा अगर बिहार में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो 1 घंटे के भीतर शराबबंदी को हटा दिया जाएगा। शराब से जो पैसा टैक्स के तौर पर मिलेगा उससे स्कूल बनवाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। बिहार के युवाओं की जिद है। प्रशांत किशोर ने कहा शिक्षा ही सारे परेशानियों से निजात दिला सकती है। लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा न तो पार्टी के अध्यक्ष होंगे न मुख्यमंत्री पद के दावेदार। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हरियाणा में रैली हुई। रविशंकर प्रसाद ने भी कैंपेन किया। प्रियंका गांधी ने हरियाणा में 2 रैलियां की। मल्लिकार्जुन खड़गे की पब्लिक मीटिंग्स हुई। प्रियंका गांधी ने जुलाना में विनेश फोगाट के सपोर्ट में हुई रैली में बेटियों के सम्मान का मुद्दा उठाया। किसान, जवान और पहलवान की बात की। खड़गे ने चरखी दादरी की रैली में बीजेपी पर समाज के हर वर्ग को धोखा देने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस के नेता कैंपेन के आखिरी 2 दिन में जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है राहुल गांधी के बयान की। राहुल गांधी ने कल सोनीपत की रैली में कह दिया था कि यहां की जलेबी बहुत फेमस है। उन्होंने जिंदगी में पहली बार इतनी स्वादिष्ट जलेबी खाई है। इस जलेबी की बड़ी फैक्ट्री बनाकर अमेरिका, जापान और यूरोप के देशों में जलेबी एक्सपोर्ट करनी चाहिए। राहुल ने कहा कि जलेबी की जिस दुकान में अभी 100 लोग काम करते हैं, अगर जलेबी एक्सपोर्ट होगी तो फैक्ट्री में 10-20 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं चाहते। उन्होंने छोटे छोटे दुकानदारों को जीएसटी और नोटबंदी के चक्रव्यूह में फंसा दिया है। इसीलिए दुकानदारों का काम बढ़ने के बजाय बंद हो रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और महायुति अलायंस में पार्टनर अजीत पवार ने आज ऐलान किया कि वो असेंबली इलेक्शन में एनसीपी के 10% टिकट मुसलमानों को देंगे। बीड की रैली में अजीत पवार ने कहा कि महायुति की सीट शेयरिंग में उनकी पार्टी को जितनी भी सीटें मिलेंगी उनमें से 10% सीटें वो माइनॉरिटीज को जरूर देंगे। अजीत पवार ने कहा वो हर धर्म, हर मजहब का सम्मान करते हैं, इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया। मी माझ्या अल्पसंख्याक समाजाला पण सांगतोय, राज्यात मैं हमारे अल्पसंख्यक समाज को कहना चाहता हूं कि इस बार होने वाले चुनाव में महायुति के सीट बंटवारे में एनसीपी को जितनी भी सीटें मिलेंगी उसमें से 10% सीट मैं अल्पसंख्यक समाज को दूंगा। मैंने ऐसा फैसला किया है। मैं सभी जात धर्म को मानने वाले शिव शाहू फुले का एक समर्थक हूं। कुछ बयानवीर अलग अलग धर्म, पंथ, समाज के खिलाफ बयान देते हैं, ये सही नहीं है। पंथा करता समाजाच्या करता। अब एक ही दिन पहले महाराष्ट्र की सरकार में अजीत पवार के पार्टनर डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद का मुद्दा उठाया था। फडणवीस ने कहा था लोकसभा चुनाव में हिंदुत्ववादी ताकतों को हराने के लिए मुसलमानों ने एकजुट होकर वोटिंग की, इसलिए अब हिंदुओं को भी सावधान रहना चाहिए। फडणवीस के इस बयान के बाद आज अजीत पवार ने मुसलमानों को टिकट देने की बात कही तो महाराष्ट्र की सियासत में अच्छी खासी हलचल हो गई। देखो ऐसा है, साथ किसके हो बात उसके बारे में होगी। आप साथ किसके हो उसके बारे में बात होगी ना। तो आपका साथीदार कौन है ये सबको मालूम है। बीजेपी को साथ में लेने से यहाँ का सेक्युलर, यहाँ का हिंदू सेक्युलर, यहाँ का टोटल सेक्युलर फैब्रिक के साथ जो खड़े हैं वो नहीं खड़े रहेंगे। आप सबने संत जग्गी वासुदेव का नाम तो सुना होगा। आज कोयम्बटूर में जग्गू वासुदेव के ईशा फाउंडेशन पर पुलिस की रेड हुई। 150 से ज्यादा पुलिस वालों ने ईशा फाउंडेशन के परिसर को घेर लिया
पूरे आश्रम की तलाशी ली गई। आश्रम में रहने वाली महिलाओं और सन्यासियों के बयान लिए गए। हुआ यह कि कोयम्बटूर की पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि जग्गी वासुदेव ने आश्रम में आने वालों पर कोई जादू तो नहीं किया, आश्रम में रहने वालों को ब्रेन वॉश करके जबरदस्ती तो नहीं रखा गया। ये सारी कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही है, क्योंकि कोयम्बटूर के एक रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज ने ईशा फाउंडेशन पर इल्जाम लगाया है कि जग्गी वासुदेव के आश्रम में उनकी 2 बेटियों का ब्रेन वॉश किया गया। बेटियों को परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा। प्रोफेसर एस कामराज ने इल्जाम लगाया कि जग्गी वासुदेव ने अपनी बेटी की तो शादी की, उसका घर तो बसाया, लेकिन दूसरी लड़कियों को जग्गी वासुदेव जबरदस्ती संन्यास के रास्ते पर चलने और घर बार छोड़ने की शिक्षा देते हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने पुलिस को इस मामले की हकीकत पता लगाकर रिपोर्ट पेश करने को कहा। पुलिस की रेड के बाद आज ईशा फाउंडेशन का बयान आया। ईशा फाउंडेशन का कहना है कि वो आश्रम में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को शादी के लिए या फिर संत बनने के लिए दबाव नहीं डालते। ईशा फाउंडेशन का कहना है कि ईशा योग केंद्र में हजारों ऐसे लोग हैं जो सन्यासी नहीं हैं, इसलिए किसी को जबरन सन्यासी बनाने के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। लेकिन इस मामले में पिटिशनर एस कामराज ने कहा कि उनकी बेटियों का इस कदर ब्रेन वॉश किया गया है कि अब वो अपने पेरेंट्स की बात सुनने को भी तैयार नहीं है। कामराज ने कहा एक बार वो और उनकी वाइफ ईशा योग सेंटर में गए, रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी।